बिहार में घमासान इस बार होगा आर पार। चुनावी जंग में आमने सामने चाचा और भतीजा। चिराग पासवान ने भी खेला दांव, उखाड़ेंगे नीतीश के पांव। बीजेपी को साथ, नीतीश से जंग का ऐलान। बीजेपी ने कहा वोट कटवा, क्या फंस गए चिराग? चिराग पासवान ने खेला नया इमोशनल कार्ड। पीएम के हनुमान से क्या पार पाएंगे नीतीश? पीएम मोदी के सामने बिहार में कैसा धर्म संकट? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। बिहार के चुनावी संग्राम में एलजेपी के युवा नेता चिराग पासवान इन दिनों राजनीति के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सिर से पिता रामविलास पासवान का साया छीन चुका है। बीजेपी का उन्हें भरोसा था, लेकिन अब बीजेपी उन्हें वोट कटुआ कह रही है। इससे वो दुखी हैं, काफी आहत है, लेकिन पीएम मोदी को लेकर वो आज भी आश्वस्त है। वो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आज नया इमोशनल कार्ड खेला है। चिराग पासवान ने आज एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने चुनाव को देखते हुए बड़ी चालाकी से अपना संदेश दिया है। उन्होंने आज साफ कहा है कि पीएम मोदी किसी धर्म संकट में मत फंसे। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम चाहे तो मुझे निशाना भी बना सकते हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते वक्त तो शायद चिराग पासवान को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता का वो खुद को हनुमान बताते हैं, उसी पार्टी के नेता उन्हें वोट कटवा कहने लगेंगे और चुनावी घमासान में उसे पीछे धकेलने का प्रयास करेंगे, जबकि वो बार बार कहते रहे हैं कि चुनाव बाद वो बिहार में इस बार बीजेपी की सरकार बनाने का काम करेंगे। चिराग पासवान की पार्टी उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ रही है जहां नीतीश की पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार खड़े हैं। जाहिर है चिराग जेडीयू को कमजोर करने में लगे हैं ताकि बिहार में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना उभर सके। लेकिन बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जब उन्हें और उनकी पार्टी को वोट कटवा कहा तो मानो उनके होश उड़ गए। पीएम मोदी बिहार में प्रचार करने जाने वाले हैं। वो सीएम नीतीश के साथ मंच भी साझा करेंगे। ऐसे में चिराग पासवान ने एक नया इमोशनल कार्ड उछाल दिया है। चिराग पासवान ने बीजेपी और पीएम मोदी को अपने दिल के करीब बताते हुए एक मार्मिक ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से प्रधानमंत्री जी किसी धर्म संकट में पड़े। वो अपना गठबंधन धर्म निभाएं। आदरणीय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संतुष्ट करने के लिए मेरे खिलाफ भी कुछ कहना पड़े तो निसंकोच कहें। उधर बीजेपी ने चिराग पासवान पर एक बार फिर हमला बोला। अब सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी इस ट्वीट से धर्म संकट में फंस गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। पीएम मोदी हर वक्त सधा कदम चलते हैं। अभी तो वोटरों को जुटाने और उसे अपने गठबंधन के लिए वोटों में बदलने का वक्त है। एलजेपी पर जब फैसला लेना होगा तब लेंगे। अभी तो राजनीतिक सच्चाई यही है कि महागठबंधन जैसे विरोधियों को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। अनिल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार में पटना में एक ऐसी जगह है जहां महज 1100 में कोई भी शख्स नेता बन सकता है, वो भी 2 घंटे के अंदर। और पटना में वो जगह है वीरचंद पटेल पथ। हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने वहां दुकानदारों से बात की। आप भी देखिए कि पटना के वीरचंद पटेल पथ पर कैसे कोई महज 1100 रुपए में नेता बनकर खड़ा हो जाता है, और वो भी सिर्फ 2 घंटे के भीतर। बिहार में चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है और नेता एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं। मैं खड़ा हूं वीरचंद पटेल पथ।
बिरचंद पटेल पथ इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर सभी जो प्रमुख राजनीतिक दल के कार्यालय जो हैं इसी रोड पर स्थित हैं और अगर कोई व्यक्ति इन पार्टियों में ज्वाइन करने आता है पैंट शर्ट पहनकर तो उसे 2 से 3 घंटे में उसे कुर्ता सिलकर उसे नेता बना दिया जाता है। चाचा कैसा क्या क्या है चल रहा है बिहार में स्थिति अभी बहुत खराब चल रहा है। काम धंधा बिजनेस का बहुत स्थिति खराब है। नेता आ नहीं रहे हैं, बिजनेस चलेगा कहाँ से? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि और जो हैं यहाँ पर सिलाई का कार्य यहाँ पर देखिए यहाँ पर चल रहा है और हमारे साथ दुकानदार साहब हैं। आप बताइए क्या माहौल है, क्या इस बार जो क्या बिहार में चल रहा है? चुनावी माहौल चल रहा है सर अभी, और बस बिहार में चुनाव होने वाला है। तो ये जो नेता बनने आते हैं, जो पैंट शर्ट कपड़े पहनकर आते हैं, उन्हें कितने देर में आप नेता बना देते हैं? 2 घंटे में। कितना खर्च आता है? 1200। क्या अभी सूरत हाल क्या है, क्या लग रहा है? अभी तो बाजार में कुछ दम नहीं है, भाई ठंडा गया बाजार अभी, लोग सब क्षेत्र में चले गए हैं, इस वजह से कुछ भी नहीं है, अभी मंदा मंदी चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दुकानदारों का ये कहना है कि जिस तरह से जो तेजी आनी चाहिए थी, तेजी बाजार में नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप 2 से 3 घंटे में नेता बन जाएंगे, ये इतना श्योर है। बैठे हुए हैं क्यों? बैठे हुए हैं, अभी काम धाम का स्थिति खराब है। अभी लॉकडाउन के कारण यही है, और क्या है, काम नहीं मिल रहा है। एक आध दो पहले कितने कपड़े सीते थे? पहले आ जाता था, 15-20 आ जाते थे। अभी 1-2 आ रहे हैं, दिन भर तपस्या करने के बाद 1-2 आ रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। कोई आरजेडी के भी आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पर कार्यालय है सभी प्रमुख दलों का, जिसको नेता बनना होता है उसको आप कितने देर में बना देते हैं? 2 से 3 घंटे में। कितना खर्च आता है? 1000 से 1100 रुपये। 1000 से 1100 रुपये में वो नेता बन के चले जाते हैं। तो साफ तौर पर ये दृश्य है बिरचंद पटेल पथ का, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है नेता बन सकता है। 2 से 3 घंटे यहाँ नेता बनने में लगते हैं और 1000 से 1100 रुपए जो है खर्च होंगे और आप नेता बन जाइएगा। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आरजेडी के सीटों का जातीय समीकरण समझाते हैं। ये ग्राफिक्स आप आपके सामने देखिए। सबसे पहले पिछड़ा जो समीकरण है, पिछड़े जाति के मुताबिक 73 सीटों का है, और अगर अति पिछड़े पे जाएंगे तो ये 24 सीटों का ये घट जाता है। लेकिन अगर आप मुस्लिम सीटों पर अगर आप ध्यान दें तो आरजेडी के जो जातीय समीकरण है वो 15 सीटों पर फिट बैठते हैं। सवर्ण 13, दलित 14 सीटों पर आरजेडी का जातीय समीकरण बहुत बेहतरीन तरीके से उनके फेवर में बैठता है। और अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, एसटी की, तो वो 2 सीटों पर बैठता है। तो इस तरह से आरजेडी का जो जातीय समीकरण है वो इन सीटों पर ठीक से बैठता है। लेकिन अगर हम कुल संख्या देखें तो ये इतनी काफी है नहीं जिससे वो केवल और केवल पूरे के पूरे इलेक्शन को जीत ले जाए। और सवर्ण पर अगर आप देखें तो आरजेडी का जो कांग्रेस का जो जातीय समीकरण है वो 34 सीटों पर बैठता है। तो अब आरजेडी के बाद हम आपको कांग्रेस के सीटों का जातीय समीकरण बता रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कांग्रेस का जो जातीय समीकरण है वो दलित सीटों पर, यानी कि 13 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो। उसके आगे पिछड़े अगर जो जाति हैं उनके मुताबिक देखें तो 10 सीटों पर है। ये कांग्रेस का जो सीटों का जातीय समीकरण है, मुस्लिम 10 सीटों पर। तो ये जब बंटवारे हो गए हैं टिकट के, उसके बाद में इस तरह से एक अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तरह से कांग्रेस किन सीटों पर और किस बहुल सीटों पर, जहां पर पॉपुलेशन जो वोटर्स हैं वो ज्यादा हैं, उसके मुताबिक ये इक्वेशन बैठ रहा है। आरजेडी के बाद कांग्रेस का अगर आप अति पिछड़ा देखें तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का उतना ज्यादा समीकरण अति पिछड़ों से नहीं है, और केवल 3 सीटों पर कांग्रेस का जो सीटों का जातीय समीकरण है वो फिट बैठता हुआ दिख रहा है। तो ये आरजेडी और कांग्रेस का आपने जातीय समीकरण देखा। अब सीधे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ में मेरे सहयोगी
राकेश सिंह जुड़ गए हैं, वो उनसे सीधा बात करते हैं। राकेश जी, जिस तरह से हमने देखा कि आज चिराग पासवान ने एक अलग इमोशनल कार्ड खेला और ये काफी खिचड़ी बनती हुई नजर आ रही है। वो बीजेपी से उन्हें प्रेम भी है, लेकिन साथ ही साथ वो उन्हें पता है कि बीजेपी विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अटैक कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पहले ही सरेंडर हो गए, पहले गेम ओपन करना चाह रहे हैं वो। देखिए, लगातार जिस तरह से चिराग पासवान ये कहते रहे हैं कि उनका बीजेपी से कोई दुराव नहीं है, बीजेपी से कोई टकराव नहीं है, लेकिन जेडीयू के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से उम्मीदवार उतारा है और करीब 5 ऐसे जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहां भी एलजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। रही बात कि आपने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने इस पूरे मसले को लेकर जो स्थिति स्पष्ट की, उससे चिराग बैकफुट पर आया। चिराग ने इमोशनल कार्ड खेला है और जिस तरह से उनका जो ट्विटर के जरिए जो बयान आया है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर मिलते हैं सामने तो उनको आप पैर छू लूंगा, लेकिन जहां तक सियासत की बात है तो उनसे एका होने का प्रश्न नहीं उठता। तो ये जिस तरह से कहीं ना कहीं राकेश जी, जब हम देख रहे हैं कि लगातार ये इक्वेशन बदलते जा रहे हैं, ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है एलजेपी के तौर पर, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें, क्या एलजेपी जो वोट कटुआ का उन्हें एक अलग तरीके से एक नॉमेनक्लेचर दे दिया गया, उन पर आरोप लगाया गया, क्या वो एक्चुअली में इतने स्ट्रांगली उभर कर सामने आ रहे हैं बिहार में, जहां पर वो बीजेपी के लिए ही बड़ी मुश्किल खड़ा करते हैं वोट काट के? देखिए, जहां तक ग्राउंड जीरो की बात है, कई ऐसे आशीष के ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे एलजेपी की अच्छा जो उन्होंने उम्मीदवार को खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं जेडीयू को लगता है और जेडीयू ने इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी से उठाया है कि अगर पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई कि बीजेपी आखिरकार किसके साथ है, भले ही जो है बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे आप सुशील कुमार मोदी की बात करें या और जो बिहार बीजेपी के नेता हैं, लगातार स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका गठबंधन जो है जेडीयू, हम पार्टी और जो एक अन्य पार्टी है उसके साथ है। लेकिन जहां तक बात है जो चिराग को लेकर, चिराग के खिलाफ आखिरकार जेडीयू का ये मानना है, जेडीयू के आज कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई आशीष, उनका साफ तौर पे कहना था कि बीजेपी को कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए, नहीं तो इसका गलत संदेश जाएगा और कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसी की चिंता ये है कि आपने देखा कि बीजेपी के अब जो टॉप लीडर हैं वो सीधे तौर पर स्थिति स्पष्ट करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, और ये बीजेपी की तरफ से किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है, जो राजनीति में सब जायज है वो वाली फिलॉसफी अपनाई जा रही है। लेकिन क्या जो इमोशनल फैक्टर है वो एलजेपी को और चिराग को फेवर करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए आशीष, आपको जब प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जब संयुक्त रैली करेंगे तो आपको पूरी स्थिति साफ दिखाई देगी और आप लगातार जो चिराग की ओर से जो ट्वीट के जरिए या इंटरव्यू के जरिए जो बात कही जा रही, जो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, कहीं न कहीं जेडीयू को लगता है कि खास तौर पर उत्तर बिहार के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जो कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है एलजेपी, तो उससे अगर बीजेपी को किनारा करना है तो उस पर जो है अपना रुख स्पष्ट करना होगा। और यही स्थिति है कि केंद्रीय नेतृत्व, अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व जो है साफ तौर पर एलजेपी से किनारा करते हुए दिख रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर जो है ग्राउंड जीरो पर आपको आने वाले समय में दिखेगा। बिल्कुल, और इस असर को हम देखेंगे। काउंटडाउन शुरू हो गया है, केवल अब 1.5 हफ्ते का समय रह गया। राकेश जी, आप हमारे साथ में बने रहिए और हम कुछ और खबरों पर बिहार इलेक्शन से जुड़ी हुई नजर डाल लेते हैं। कल महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया, उसके बाद एनडीए ने कैसे हमले तेज कर दिए, इस पर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी से इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा ने खास बातचीत की है, आप सुनिए। बिहार में तेजस्वी यादव उसके नेता हैं, उन्होंने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ जनता दल यू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी। त्यागी साहब,
तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि पहली कैबिनेट में पहला फैसला अपने पेन से अगर कुछ करेंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का करेंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। वहाँ जिस तरह का गठबंधन एनडीए का नीतीश जी के नेतृत्व में है और हाल ही में प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी की जिस तरह से जॉइंट सभाएं हो रही हैं, उसके बाद जनता का मूड तेजी से कंसोलिडेट होगा और हम 3/4 के बहुमत से जीतेंगे। श्री तेजस्वी यादव को ये भी बताना चाहिए कि 10 लाख जो रोजगार हैं वो किस क्षेत्र में सर्जित करेंगे। कृषि क्षेत्र में, सर्विस क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, बैंकिंग में, किस क्षेत्र में सर्जित करेंगे। चूँकि उनके पिताश्री और माताश्री के शासनकाल में सभी क्षेत्र जो हैं वो सूखे हो गए थे। लेकिन त्यागी साहब, उन्होंने ये भी कहा तेजस्वी ने कि वो अपने मुख्यमंत्री बनते ही कई सारे नए पुल पुलियों का निर्माण करेंगे और जो पुल पुलियां गिरी हैं नीतीश कुमार जी के राज में, उनकी जांच भी कराएंगे। मैं चाहता हूं कि वो ये भी मांग करें कि 15 साल के आरजेडी के शासनकाल में कितने किलोमीटर सड़क बनी थी, कितने पुल और पुलियों का निर्माण हुआ था, और नीतीश कुमार के एनडीए के शासनकाल में कितने किलोमीटर सड़क बनी है विच इज द रिकॉर्ड, और कितने पुल पुलियों का निर्माण हुआ है। 1-2 अप्रोच रोड के गिर जाने को वो एक यूनिफॉर्म इवेंट के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, यही उनका बचपन है। सर, एलजेपी के नेता चिराग पासवान है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भगवान राम कहा और खुद को उन्होंने हनुमान कहा। ने भगवान राम के और हनुमान जी के रिश्ते तो अलौकिक थे। बगैर किसी निर्देश के, बगैर किसी आदेश के वो अपने जिस्म में पूंछ में आग लगा करके लंका दहन के लिए निकल जाते हैं, और जब उनको निष्ठा अपनी दिखानी होती है तो अपने जिस्म को खोल करके दिखाते हैं, जिसके वक्षस्थल में भगवान श्री राम और माता श्री सीता माता विद्यमान हैं। ये कलयुग के हनुमान हैं जो भगवान राम के निर्देश और आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन करते दिखते हैं कि एनडीए की सरकार मोदी जी चाहते हैं बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और ये उसी की जड़ काटने में लगे हुए। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से अपने आप को हनुमान बताया चिराग पासवान ने, लेकिन बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि एलजेपी वोट कटवा पार्टी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा। आपको लगता है कि बीजेपी का स्पष्ट संकेत है चिराग पासवान को? नहीं, बीजेपी अपने इशारों में स्पष्ट कर चुकी है कि वो मोदी जी का हनुमान उनको नहीं मानती है, बल्कि वो उनको हनुमान के विरुद्ध आचरण करने जैसा अपना समर्थक मानती है। ये थे केसी त्यागी, जिनका कहना है कि तेजस्वी यादव ये तो बताएं कि 10 लाख रोजगार देंगे, कहां से ये पैसा आएगा, कहां से और किन सेक्टरों में इतनी नौकरियां देंगे। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस पार्टी के कितने धन कुबेर हैं। सबसे पहले आप देखिए, आरजेडी के पास में 29 धन कुबेर हैं, और साथ ही साथ अगर आप जेडीयू पे देखें 25। कोई खास फासला है नहीं, लेकिन आप एलजेपी की तरफ नजर डालेंगे तो 23 लोक जनशक्ति पार्टी में 23 धन कुबेर हैं, बीजेपी में 18 हैं और आरएलएसपी में 12। अगर हम लास्ट में 2 और पार्टियों पर नजर डालें, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के 12 और बीएसपी के 7। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से अपनी जो मनी पावर और मसल पावर ये कितना काम करने वाला है बिहार इलेक्शन में, जो कि हमेशा से ही बिहार और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, इन 2 जगहों पर विधानसभा इलेक्शंस में देखने मिलती है, और इस बार भी जाहिर सी बात है देखने मिलेगी। मेरे हिसाब से राकेश जी बने रहेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुके, जल्द हाजिर। जीत के लिए एनडीए और महागठबंधन में ठान गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जहां नीतीश सरकार पर लोगों को 15 साल से ठगने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं सीएम नीतीश कुमार उन्हें बच्चा बताते हुए लालू राज की याद दिला रहे हैं। इस बार एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता इस बार क्या फैसला लेती है। हालांकि जीत के दावे दोनों पक्ष कर रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या इस बार बदल जाएगी सत्ता, या फिर 7वीं बार सीएम नीतीश की होगी ताजपोशी?
ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में आर पार का चुनावी दंगल। किसकी होगी जीत, कौन होगा पराजित? बिहार को इस बार मिलेगा युवा नेतृत्व। या फिर नीतीश कुमार की 7वीं बार होगी ताजपोशी? इस सवाल का जवाब तो बिहार की जनता देगी और उसका फैसला 10 नवंबर को आएगा। 10 नवंबर को तय हो जाएगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन होगा बिहार की जनता का खेबनहार। अभी तो सूबे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार आमने सामने ही। तेजस्वी यादव ने एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। इस चुनावी मौसम में नीतीश कुमार के धुर विरोधी के रूप में उभरे युवा नेता चिराग पासवान ने तो विकास को लेकर नीतीश की सोच पर भी सवाल खड़ा कर दिया। कृषि जो क्षेत्र है, किसानों का आय दुगुना कैसे करेंगे? बेरोजगारी पे, पलायन पे, गरीबी पे, भूखमरी पे नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोलते हैं? क्या उनका विजन है? तो इस पे ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, लेकिन बिहार के लोग जान रहे हैं और बिहार से जो मैसेज देश भर में जा रहा है बेरोजगारी का, वो सारे नौजवान जो बेरोजगार हैं वो जान रहे हैं कि बिहार में अगर बेरोजगारी मुद्दा नहीं बना, अगर एनडीए को नहीं हराया, तो आगे भी बेरोजगारों के लिए ऐसी निकम्मी सरकार कभी कुछ नहीं करेगी। और मुझे नहीं लगता कि बिहार में सिर्फ नली गली बनाने से आप विकास कर सकते हैं। आपको अपने विजन को और ब्रॉड करना होगा, बड़ी बड़ी चीज़ों की आपको बातचीत करनी होगी। आपने तो खुद ही हाथ खड़े कर दिए कि भैया जब तक वो मुख्यमंत्री हैं तब तक बिहार में कभी निवेश हो ही नहीं, बिहार में कभी फैक्ट्रीज खुल ही नहीं सकती। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भूगोल की दुहाई दी और कहा कि लैंडलॉक्ड एरिया है और यहाँ पर कभी इंडस्ट्री आ ही नहीं सकती। पंजाब में भी यही परिस्थिति है, हरियाणा में भी यही परिस्थिति है, राजस्थान में भी यही परिस्थिति है, मध्य प्रदेश में भी यही परिस्थिति है। पर अगर वहाँ पर अगर हज़ारों की संख्या में अगर इंडस्ट्रीज आ सकती हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती? तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के पास विजन नहीं है, सैचुरेशन पर है। युवा नेताओं के सवाल पर सीएम नीतीश घिर चुके हैं। अब वे किसानों, प्रवासी मजदूरों, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर जवाब देने के बजाय लोगों को लालू राज की याद दिला रहे हैं। यहाँ पर हम लोग काम कब से शुरू किया? 15 साल और लोगों को भी काम करने का मौका मिला। पति पत्नी राज, पति अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया। क्या काम किया साहब? शाम होते घर से बाहर निकल पाता था कोई? जरा नई पीढ़ी के लोगों को ठीक से बता दीजिए क्या बुरा हाल होता था। कहीं आने जाने की कोई सुविधा थी? बिजली के बारे में सब साथियों ने बता दिया। क्या बुरा हाल था? कानून का राज नहीं था, जंगल राज था। लोग कितने परेशान हैं, लोगों को किस तरह से तंग किया जाता था, कितने लोगों का अपहरण होता था, कितना सामूहिक नरसंहार हुआ, कितनी घटनाएं घटी थी। और उसके बाद जब आप सब लोगों ने बिहार में हम लोगों को काम करने का मौका दिया, नवंबर 2005 से हम लोगों ने काम करना शुरू किया और देख लीजिए परिवर्तन क्या हुआ। जहां महागठबंधन नीतीश सरकार की नाकामी गिना रहा है, वहीं नीतीश सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश सरकार पिछले 15 वर्षों से जनता के हित में लगातार काम कर रही है। देखिए, बिहार की सरकार ने 15 वर्षों में समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। अभी हाल ही में हम लोगों ने जो 3.5 लाख से ज़्यादा जो पंचायत शिक्षक हैं और जो लाइब्रेरियन हैं, उनके वेतन में 20% की वृद्धि की गई है और लगभग 2800 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय हमारे ऊपर आएगा।
तो जिन लोगों ने शिक्षा मित्र नियुक्त किया, लालू जी ने अपने ज़माने में 1500 रुपया दिया करते थे, आज उनको कितना वेतन मिल रहा है उन्हीं लोगों से पूछिए। उसी प्रकार मदरसा एवं संस्कृत के जो शिक्षक हैं और जो गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके भी शिक्षकों के वेतन में 15% की वृद्धि की गई है। जीत के दावे तो दोनों पक्ष कर रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच बिहार की जनता कहां है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। आप खुद ही सुनिए बक्सर के लोगों की जुबानी, विकास की कहानी। आप भी बताइए कि विकास किया है किसी पार्टी ने और किस किस तरह की समस्याएं यहाँ पर आसपास के लोगों को? यहाँ पर समस्या ये है ना कि कितने दूर दूर के लोग आते हैं ना, यहाँ पेशाब करने का कोई जगह है ना, कोई मतलब इतना हम लोग को लज्जा लगता है कि सरकार का आश्वासन देता है कि ये कर देंगे, अभी तक कोई तरह का ये नहीं हुआ। मतलब इतना दूर दूर के धाम है, 12 को शिवरात्रि महीने साल में लगता है, लेकिन हम लोग को शर्म हो जाता है कि कितना VIP सब आता है, पेशाब करने के लिए जगह नहीं, इतना जमीन पड़े। जी क्या किए वही तो देखिए को बना कर छोड़े हैं अश्विनी चौबे जी, देखिए अभी तक अधूरा काम है। कोई यहाँ पर विधायक जो हैं RJD से हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया? नहीं, कुछ नहीं। कुछ काम हुआ है 5 साल? कुछ नहीं हुआ है। किस तरह की दिक्कत? सारी दिक्कत है। पूरे ब्रह्मपुर का पानी कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। ब्रह्मपुर का पानी ब्रह्मपुर में मरता है, कोई निकास नहीं है। रोड है, नाला बना है, नाला रोड से ऊपर है। नल जल योजना नीतीश कुमार ने चलाई, उसका कुछ लाभ हुआ? कुछ लाभ नहीं हुआ। उसका पानी केवल जगह पे गिरता है, फोर्स माइनर नहीं है। शुभ्रा सुमन के साथ अनिल कुमार, इंडिया न्यूज। मेरे भाई सहयोगी राकेश सिंह अभी भी लाइव जुड़े हमारे साथ में पटना के लिए, और ग्राउंड जीरो से ये समझने के लिए और साथ ही साथ आपको एक अंदाजा देने के लिए कि किस तरह से पटना में, जो कि राजधानी है बिहार की, वहां पर मूड बदल रहा है। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नीतीश कुमार चौथी लगातार बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे या फिर RJD और महागठबंधन की तरफ एक टाइट मुकाबला दिख रहा है? देखिए, इस बार मुकाबला काफी रोचक है आशीष। जिस तरह से आपने आज नीतीश कुमार के ताबड़तोड़ रैलियों में देखा, उन्होंने सीधे तौर पर हमला किया और कहा कि बिहार की विकास दर देश में सबसे ज्यादा है, अपराध पर संतुलन है, नक्सलियों पर पूरी तौर पर काबू किया गया है। साथ ही साथ महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। किसानों का जो ट्रेंड है, किसानों को ट्रेंड किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उत्पादन बढ़ाकर वो खुशहाल रख सकें। तो सभी वर्गों को लेकर जो नीतीश सरकार काम कर रही है, उसको लेकर उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई। वहीं अगर आप तेज प्रताप के जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर हमला किया और कहा कि नीतीश सरकार के काल में जिस तरह से बिहार जो है पिछड़ गया है और बिहार अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, तो ये वार प्रतिवार चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से LJP के मैदान में, जिस तरह से खास तौर पर JDU खिलाफ उतरने से माहौल ग्राउंड जीरो पर थोड़ी असमंजस की स्थिति है, और इसी को लेकर जो BJP के केंद्रीय नेतृत्व हैं, अब सीधे तौर पर LJP से किनारा करते हुए दिख रहे हैं। आपने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति स्पष्ट की और कहा कि चिराग पासवान को एक सम्मानजनक उन्हें सीट दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना। तो स्थितियां जो हैं, कहीं न कहीं BJP को ये लग रहा है, BJP को जो सोर्सेज हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि JDU को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसी को लेकर BJP के शीर्ष नेतृत्व जो है उसकी ओर से स्पष्ट किया जा रहा है। राकेश जी, चिराग के बारे में मैं आपसे जरूर प्रश्न और पूछना चाहूंगा और ग्राउंड से समझना चाहूंगा कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर LJP को लेकर। क्या एक्चुअली में वो कुछ वोट कटुआ की पार्टी के तौर पर ही उभर रहे हैं, या फिर वो एक बड़े जो चंक है सीट्स का और वोट शेयर का वो लेंगे? लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, बिहार में इलेक्शन की बात हो, विशेष तौर पर विधानसभा इलेक्शन और जातीय समीकरण, इस पर कोई फैक्टर काम न करे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, ये संभव नहीं है। हालांकि चाहे वो तेजस्वी का बयान हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश का, दोनों ही अपने काम और काम न करने को लेकर ये लगातार आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। क्या केवल काम पर इस बार बिहार में इलेक्शन और कैंपेन किया जा रहा है, या फिर नहीं, जातीय समीकरण इस बार भी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है?
देखिए आशीष, जहाँ तक बिहार में चुनाव की बात है तो बिहार में चुनाव पूरी तौर पर जातीय समीकरण के आधार पर होता रहा है। भले ही जो है जेडीयू के नेता हों या कई अन्य दल, अगर लोक जनशक्ति पार्टी हो या आरजेडी की बात या बीजेपी की ओर से की जाए कि इस बार जो वोट पड़ेगा वो जाति से अलग पड़ेगा, लेकिन इसकी उम्मीद काफी कम है क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जब हम लगातार बात कर रहे थे, दिन भर हमने बातचीत की कई लोगों से, उनका सीधे तौर पर कहना है काम तो हुआ है, लेकिन जहां तक कुछ विशेष वर्ग को ज्यादा ध्यान दिया गया तो कहीं न कहीं ये मुद्दा जरूर है कि विकास का मुद्दा और सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से जातीय समीकरण एक अहम भूमिका अदा करता है और आपने देखा कि अगर चिराग की बात कहें तो चिराग की ओर से जो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है तो ये एक और सीधे तौर पर जेडीयू के बड़े नेता हों, चाहे नीतीश कुमार हों या आरसीपी सिंह जैसे नेता हों, वो सीधे तौर पर चिराग पर हमला नहीं कर रहे हैं, वो बिना नाम लिए हुए हमला करें तो आप समझ सकते हैं कि इसका गणित क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार मुकाबला जो है ग्राउंड जीरो पर काफी रोचक है। कई विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला जो है त्रिकोणीय दिख रहा है। जी राकेश जी, जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में वो कैंपेन एकदम हॉट हो गया है, एलजेपी वाले क्वेश्चन पे मैं वापस आना चाहूंगा क्योंकि हम देख रहे थे कि चिराग पासवान लगातार कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां दिल भी लगा हुआ है, लेकिन मन अलग अलग हुआ पड़ा है। ऐसे में क्या उनके लिए सिंपैथी वोट जो बटोरने का एक मौका था, वो भी एक वोटर को कंफ्यूजन में नहीं डाल रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ में हैं या नहीं है? क्योंकि वोटर के दिमाग में एक बड़ा ये सवाल है कि ये कहां जाएंगे आगे। देखिए आशीष, जहां तक जो बात है एलजेपी का जो प्रभाव, जो जिस तरह से सवाल इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है चिराग की ओर से, उसका असर उत्तर बिहार के कई विधानसभा क्षेत्र पर पड़ने की संभावना है। और इसी को लेकर जो जेडीयू की रणनीति है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो इसको लेकर बयान दें, और इसी को लेकर जो है लगातार अब जो है बीजेपी की ओर से स्थिति स्पष्ट की जा रही है। लेकिन अब ये क्या यही जो वोटरों का रुख है, क्या 28 तारीख तक, 3 तारीख तक, क्या 7 तारीख तक रहने वाला है, तो ये बड़ा सवाल उठता है। अगर ये स्थिति रहती है तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी और जेडीयू का मानना है कि जैसे ही प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की संयुक्त रैली होगी उससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और जो अभी थोड़ी सी असमंजस कुछ लोगों में है उससे वो बाहर निकलेंगे और उनके गठबंधन के साथ जो है पूरा रुख सामने आने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और आरजेडी की अगर हम ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो क्या लालू प्रसाद यादव के आने के बाद किसी तरह से एक इफेक्ट दिख रहा है आरजेडी पर, तेजस्वी पर, उनके परिवार पर या यादव वोटों पर? देखिए ये जरूर बात है कि आशीष, पिछले चुनाव की बात किया जाए तो पिछले चुनाव में लालू प्रसाद यादव जब जेडीयू के साथ गठबंधन था तो उस समय जो आरएसएस प्रमुख द्वारा एक भाषण को खास तौर पर जो आरक्षण को लेकर दिया गया बयान था, उसको लालू प्रसाद यादव जब भी अपने चुनाव प्रचार के निकलते थे तो भले ही पत्रकार उनसे कुछ सवाल करते रहे हों, लेकिन सीधे तौर पर उनकी ओर से आरक्षण पर जवाब दिया था कि ये जो भाजपा है वो आरक्षण खत्म करना चाहती है और ये पूरी सोची समझी रणनीति है। लेकिन लालू का असर जो है उस विधानसभा चुनाव में था, लेकिन लालू के न रहने से भले ही तेजस्वी के हाथ में कमान हो, लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव सीधे लोगों से जो कनेक्ट करते थे उस तरह से तेजस्वी में उसका असर नहीं दिख रहा है, और इसका जो कहीं न कहीं असर आरजेडी को लगातार पड़ रहा है। बिल्कुल, चलिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। राकेश, आपके पास हम बार बार आते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और केवल 10 दिन बच गए हैं इलेक्शन के लिए, और पहला चरण का जब चुनाव होगा 28 तारीख को इसी महीने में, उसके बाद से कुछ आंकड़े लगाना शुरू किया जा सकेगा। लेकिन